कटनी में संबोधन के दौरान गरजे मोदी, अलगाववाद के लिए दी बड़ी चेतावनी, कहा मंदिरों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। नए संसद भवन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। संजय राउत बोले, केवल पीएम मोदी का नाम लिखवाने के लिए बनाया गया संसद भवन राष्ट्रपति को निकलने नहीं देते। अरविंद केजरीवाल का विपक्षी एकजुटता अभियान। उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे दिल्ली सीएम केजरीवाल, शरद पवार से भी करेंगे मुलाकात। आप सांसद संजय सिंह के करीबियों पर ईडी का छापा। करीबियों पर छापेमारी से भड़के संजय सिंह, कहा दादागिरी के खिलाफ लड़ रहा हूं। ज्ञानवापी मामले में 7 जुलाई से 8 मामले की होगी सुनवाई। वाराणसी जिला जज विश्वेश ने अपने फैसले में बताया, 4 महिला याचिकाकर्ताओं के मूल वाद पर होगी सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूनम तांगा। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। ऐसे में कई राजनीतिक दल अभी से ही नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। अब तक 19 दलों ने 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से ही बाहर निकाल दिया गया है, ऐसे में नए भवन की कोई अहमियत नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट भी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगा। संजय राउत ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है और हम भी ऐसा ही करेंगे। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 जुलाई से 8 मामलों की सुनवाई की जाएगी। वाराणसी जिला जज विश्वेश ने अपने फैसले में बताया, 4 महिला याचिकाकर्ताओं के मूल वाद पर होगी सुनवाई। राखी समेत 3 अन्य ने दायर किया था मुकदमा। देवी श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए दायर किया गया था मुकदमा। लंबे समय से ये चल रहा है मामला और इसे लेकर अब राखी समेत 3 अन्य ने ये मुकदमा दायर किया था। देवी श्रृंगार गौरी की पूजा करने को लेकर मुकदमा दायर किया गया था। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रशांत, काफी समय से मामला चल रहा है, नई नई तारीखें दे दी जाती हैं, अब इस खबर को लेकर अपडेट क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ करने का फैसला लिया है। जिला जज डॉक्टर अजय किरण विश्वेश ने 22 मई को आदेश दिया था कि हिंदू पक्ष के 7 केस की सुनवाई एक साथ की गई, जिसको देखते हुए 7 जुलाई अगली तारीख मुकर्रर की गई है। जी बिल्कुल प्रशांत, और क्या जानकारी है? 7 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है, ऐसे में सभी की एक साथ सुनवाई होगी, चारों याचिकाकर्ता एक साथ पहुंचेंगे, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इससे क्या होगा, जो एक ही प्रकृति के जो सारे केसेस हैं उनकी जब सुनवाई एक साथ होगी तो ये केस जल्दी जल्दी सुने जाएंगे और इसका फैसला जल्दी आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर का। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। ऐसे में कई राजनीतिक दल अभी से ही नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। अब तक 19 दलों ने 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है। उसमें कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से ही बाहर कर दिया जाए तो ऐसे में नए भवन की कोई अहमियत नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट भी नए संसद भवन का उद्घाटन का बहिष्कार करेगा। संजय राउत ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है और हम भी ऐसा ही करेंगे।
इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। निषाद पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी भंग की गई। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये भंग किया गया है। जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ा बयान, जहां लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये भंग की गई। जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा। जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया है। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद का बड़ा ऐलान, निषाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। अब नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई। जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने ये बड़ा बयान दिया है। निषाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी जो पुरानी थी उसे भंग कर दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग करने के बाद अब लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। तो पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने ये बयान दिया है और साथ ही साथ अब नई कार्यकारिणी का ऐलान होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान भी किया जाएगा। तो निषाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी भंग की जा चुकी है और अब नई कार्यकारिणी का ऐलान होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह के करीबियों के परिसरों समेत कई जगहों पर नए सिरे से तलाशी ली। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि उनके सहयोगी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के परिसरों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर आप नेता ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी की दादागिरी जो है वो चरम पर पहुंच गई है। मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। ईडी ने मुझसे गलती मानी। जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी पहुंच गई। सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने न झुकूंगा, न रुकूंगा, न मोदी सरकार के। मैंने मोदी सरकार की ईडी की ताना। तो वहीं मुजफ्फरनगर में एनआईए टीम की छापेमारी, मौलाना कासिम के घर एनआईए की छापेमारी। इलामिया गांव की मस्जिद के इमाम है कासिम। रतनपुरी के भनवाड़ा गांव में छापेमारी की जा रही है। 3 घंटे चली छापेमारी की कार्रवाई। मौलाना कासिम के परिवार से की गई पूछताछ। तो इमिलिया गांव की मस्जिद के इमाम हैं कासिम और रतनपुरी के भनवाड़ा गांव में ये छापेमारी जारी है। करीब ये छापेमारी 3 घंटे तक चली। मौलाना कासिम के परिवार से भी इसमें पूछताछ की गई। मुजफ्फरनगर में एनआईए टीम की छापेमारी जारी है। मौलाना कासिम के घर एनआईए की छापेमारी की गई। करीब 3 घंटों तक ये छापेमारी की गई और कासिम के परिवार के लोगों से भी पूछताछ की गई। तो अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसी के साथ ही उन्होंने जनता से भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी को लेकर कहा कि रिजर्व बैंक ने सभी पहलुओं को साफ किया है और आरबीआई समय समय पर नोटबंदी की प्रक्रिया करती है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष आरबीआई के नोटिफिकेशन पढ़े। नोटबंदी रिजर्व बैंक का विशेषाधिकार है। आरबीआई समीक्षा के बाद निर्णय लेती है।
इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद का बड़ा बयान। निषाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी भंग की गई। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये भंग की गई है। जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी निषाद पार्टी की ओर से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद का बड़ा बयान। निषाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग की गई। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये भंग की गई है और जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा। पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो थी उसे भंग कर दिया गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। निषाद पार्टी की ओर से, अध्यक्ष की ओर से बयान दिया गया है। निषाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भंग की गई है और साथ ही साथ अब नई कार्यकारिणी का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर के जरिए ट्वीट कर सभी यूपीएससी परीक्षा में सफल छात्रों को बधाई दी। बता दें कि ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्वास है कि आप सभी नेशन फर्स्ट की भावना, अटूट कर्तव्यनिष्ठा और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु अनंत मंगल कामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी सरकार के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने अयोध्या के गुप्तार घाट का निरीक्षण किया और घाट पर चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम नीतीश कुमार, एसपी मुनिराज मौजूद रहे। टीएम ने गुप्तार घाट के फेज 1, फेज 2 और फेज 3 विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र की साफ सफाई कराने के निर्देश भी दिए। बुलंदशहर से इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। सफलता के युद्ध ने डिप्टी कलेक्टर अभिनव द्विवेदी को बनाया आईएएस। अभिनव द्विवेदी ने यूपीएससी मैट्रिक की 137वीं रैंक, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस और यूपी पीसीएस में भी हासिल करी सफलता। 21 साल में यूपी पीसीएस और 26 की उम्र में आईएएस अभिनव ने पेश की नजीर। डीएम ने डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बने अभिनव को फूलों का बुके देकर बधाई दी। तो सफलता की जिद ने डिप्टी को अब अभिनव द्विवेदी ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। 137वीं रैंक के साथ उन्होंने अपने जिले और देश का नाम रोशन किया है। डीएम ने डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बने अभिनव को फूलों का बुके देकर बधाई दी। सफलता की जिद ने डिप्टी कलेक्टर अभिनव द्विवेदी को आईएएस बना दिया। अभिनव द्विवेदी ने यूपीएससी में अर्जित 137 रैंक के साथ जिले और देश का नाम रोशन किया है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स, वो कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहिए, पॉजिटिविटी रखिए और एक टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी करिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा तो यही रियलाइजेशन है कि अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, मैंने 10th और 12th जो है वो श्री युवा सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा से करी है। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो सिविल इंजीनियरिंग में मोतीलाल नेहरू से रही है। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया उसमें मेरा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू हो गया था। इसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात था। उसके बाद मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरी रैंक 12 रही और मुझे एसडीएम की पद मिली। और सबसे पहले मेरी तैनाती जनपद कासगंज में रही और उसके बाद जनपद बुलंदशहर में हूँ। मैं वर्तमान में मैं एसडीएम शिकार। परिवार के बारे में बताइए सर कुछ। मेरा परिवार में मेरे जो पिता हैं वो सिविल इंजीनियर हैं, माता मेरी होम मेकर हैं और भाई मेरा इंजीनियर है और बहन मेरी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू से एमबीबीएस कर रही है। सर, आईएएस बनने के बाद भी कोई लक्ष्य रखा है?
देखिए, अब सबसे जो प्राइमरी वो और जो पहला लक्ष्य था वही अंतिम लक्ष्य है कि जनता की सेवा करनी है ग्राउंड पे रह के, क्योंकि आईएएस एक ऐसी सेवा है जो बहुत मुश्किल से मिलती है सबको, और उसके अलावा ये एक मौका देती है आपको कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का आप पब्लिक के बीच में रह के समाधान। अगली खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पीयूष ने महाराणा प्रताप पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहब भी उपस्थित रहे। वहीं मनरेगा द्वारा निर्मित महाराणा प्रताप पार्क के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष मोहम्मदी क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी कस्ता विधानसभा की युवा विधायक सौरभ सिंह सोनू ने अपने संबोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनहित में कराए गए कार्यों पर निश्चित रूप से चर्चा की। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी मितौली राकेश कुमार सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। तो वहीं लखीमपुर खीरी में भारत सरकार की ओर से कृषक हित में संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र कृषकों को योजना का लाभ देने के निर्देश हैं। इसके लिए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन सभी ग्राम पंचायतों में 22 मई से 10 जून के बीच ग्राम्य विकास पंचायती राज राजस्व विभाग के सहयोग से कृषि विभाग शिविर लगा रहा है। 22 मई और 23 मई को 234 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शेष ग्राम पंचायतों में निर्धारित तिथियों में शिविर का आयोजन होगा। ग्राम पंचायतों में समय सारणी के अनुसार नियत तिथियों में शिविर बैठक आयोजित कर उस ग्राम पंचायत के सभी लाभार्थी कृषकों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का कारण पता करना है। जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद देश के अंदर बहुत से नए प्रयोग किए और उन्हीं नए प्रयोगों में से उनका एक प्रयोग था खेलो इंडिया। उनका नारा था खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और उसी का ये परिणाम है कि आज जिन खेलों को देश में कोई जानता नहीं था, आज उन खेलों के प्रति छात्र और छात्राओं का, हमारी युवा पीढ़ी का रुझान बढ़ा है। उसी के तहत आज पूरे देश के अंदर अलग अलग खेलो इंडिया की स्कीम के तहत अलग अलग जगह पर अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी आज ये 4 स्थानों पर इसका शुरुआत होने जा रही है। माननीय जो खेल मंत्री हैं केंद्र के अनुराग ठाकुर जी ने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद आज वाराणसी में और लखनऊ में, नोएडा में, एक और स्थान पर उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जो इवेंट है उनका शुभारंभ आज हुआ है। और मेरा ये मानना है कि यदि आपका तन स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा। ग्रेटर नोएडा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभारंभ हुआ। जिले के प्रभारी मंत्री ब्रिजेश सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, सीपी लक्ष्मी सिंह और डीएम मनीष कुमार वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में 3 महिला और 4 पुरुष के पूल मैच होंगे। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता में 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 26 को सेमीफाइनल और 27 को फाइनल होगा। देश भर के 207 विश्वविद्यालयों के 4008 खिलाड़ी 21 खेलों में भाग लेंगे। तो वहीं जहां दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, बिजनौर में बेमौसम बारिश ने लोगों को इस गर्मी से राहत दिला दी है। बारिश में ओले भी पड़े। इसी के साथ ही तेज आंधी तूफान से गांव की बिजली भी गुल हो गई। वहीं सड़कों पर भी जलभराव देखने को मिला, जिसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। ये तस्वीरें जहां बेमौसम बारिश से ओला पड़ने से गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो पारा हाई हो गया था। ऐसे में लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब इस बीच मौसम सुहावना हो गया है। बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। आंधी तूफान से शहर से गांव तक की बिजली हालांकि गुल हो गई है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। तो दिन ब दिन तापमान में बढ़ोतरी, गर्मी में बढ़ोतरी कर रही है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। इन दिनों नोएडा में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। नोएडा में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिन भर गर्म हवाओं से लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाता है। तपती गर्मी के चलते लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। हालांकि लोग सड़कों पर कम देखने को मिल रहे हैं। लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू पानी भी पी रहे हैं, ताकि गर्मी से उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिले।
दोपहर का वक्त है और गर्मी काफ़ी तेज है। अब प्रचंड गर्मी ने नोएडा का बुरा हाल कर रखा है। नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ऐसा लग रहा है जहां मैं इस वक्त मैं खड़ा हूं रोड से आग निकल रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि इस बार गर्मी कैसा उनके साथ होने वाला है। जी भैया, लगातार गर्मी बढ़ रहा है और गर्मी से बचने के लिए आप लोगों ने क्या उपाय सोचा है? क्या करेंगे, अब छाँव में कहीं अपना समय पार कर रहे हैं। सुबह शाम काम चल रहा है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, पानी पीते पीते परेशान हो गया है बस। दिन भर पानी पीते? हाँ, बहुत पानी प्यास लग रहा है ज़्यादा। काम वगैरह कैसा हो रहा है आप लोगों का? काम बहुत, गर्मी में आदमी निकल नहीं रहा है तो कैसे काम को चलेगा। हालांकि ऑटो ड्राइवर चालक हैं, सुबह शाम का काम रह गया है और दिन में तो सवारी बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो लगातार जो गर्मी है, गर्मी का जो प्रचंड गर्मी है, लगातार जिस तरीके से नोएडा में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है तो लोग जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं ये रोड आवागमन हमेशा रहा करता था, तो ऐसे में जो है काफ़ी कम संख्या में वाहन चालक जो है अपनी गाड़ियों को लेकर रोड पे उतर रहे हैं। अगर बात की जाए नोएडा की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की अगर बात की जाए तो वहां पर गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, जिस तरीके से लगातार गर्मी हो रही है तो आप कैसे देख रहे हैं गर्मी को? बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी का वगैरह ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पानी लेना पड़ेगा। पानी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? देख सकते हैं पानी लोग पी रहे हैं और पानी से ही अपने जीवन को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो गर्मी है उससे लोगों का बुरा हाल तो है ही, साथ ही तापमान से जो लोगों का जनजीवन है वो पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज वॉच इंडिया से सोनू, नोएडा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज वॉच इंडिया के साथ।